गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। करंट अफेयर्स करना है 29 अगस्त और 30 अगस्त के। इस मंथ की ये पूरी पीडीएफ आपको कल मैं प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग ले लेना। और ये कंटेंट पीसीएस और यूपीपीसीएस आरओ यारो के लिए मास्टर कंटेंट है। अगर वीडियो नहीं देख पाओ तो कम से कम पीडीएफ ही देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको पेज दिख रहे हैं 143 144, तो इससे मतलब डर मत जाना कि भाई ये 150 पेज की हम पीडीएफ कैसे पढ़ेंगे एक महीने की। एक्चुअली ये डायरी के पेज हैं, A4 नहीं है, तो हर एक पेज पे 2 ही बातें लिखी हैं, तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं पढ़ने में। 1 घंटे में आप पढ़ लेंगे पूरा। और आप लोग अगर रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे करंट अफेयर्स के, तब तो फिर हवा हवा ही कर देंगे इस पीडीएफ को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फिर पहला टॉपिक है अर्धगंगा परियोजना। ये अर्धगंगा प्रोजेक्ट क्या है? विश्व जल सप्ताह 2022 के दौरान इस प्रोजेक्ट की चर्चा हुई है। इसको तो हम लोगों ने कल देखा था। ये कब से, अभी तो ये एक्टिव स्टेज में है। ये 23 अगस्त से 1 सितंबर चल रहा है, तो ये भी याद रखना, 23 अगस्त से 1 सितंबर तक। ये अर्धगंगा प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या? ये गंगा से संबंधित है। गंगा नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर विकास मॉडल तैयार करने की यहाँ पे बात की जा रही है। विकास मॉडल डेवलप करने की बात की जा रही है। इसमें क्या क्या बातें होंगी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 6 कार्य क्षेत्र बताए गए हैं जो अर्धगंगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत होंगे। देखिए यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है ना, तो अर्थ का मतलब क्या है? अर्थ का मतलब रोकड़ा होता है ना, पैसा होता है। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पैसा बनाया जाएगा। अगर पैसा बनाया नहीं जाएगा तो पैसा फिर बचाया जाएगा, सेव किया जाएगा। जैसे आप यहाँ पे 6 कार्य क्षेत्र देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो पहला कार्य क्षेत्र रहेगा वो जीरो बजट यानी नेचुरल एग्रीकल्चर पर बेस्ड रहेगा। गंगा नदी के दोनों तरफ, इस तरफ भी 10 किलोमीटर और इस तरफ भी 10 किलोमीटर, यहाँ पे जीरो बजट प्राकृतिक खेती की जाएगी, केमिकल मुक्त खेती की जाएगी, कचरा और अपशिष्ट जल की रिसाइकलिंग होगी, आजीविका सृजन के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे, जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा, नाव पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, तो यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये सब बातें आपको लग रही ना, अर्थ से संबंधित है। और लास्ट है जल प्रशासन को सशक्त बनाना, ठीक है। तो ये कार्य क्षेत्र है, तो ये मुख्य परीक्षा में काम आएंगे आप लोगों को। अभी प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अर्धगंगा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, ये तो आप लगा ही देंगे, सीख लिया। बाकी यहाँ पे विश्व जल सप्ताह 23 अगस्त से 1 सितंबर याद रखना, दूसरी चीज़। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो है विश्व जल सप्ताह जो 23 अगस्त से 1 सितंबर अभी चल रहा है। ये हर साल लास्ट वीक ऑफ अगस्त में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसकी थीम आप पढ़िए, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये थीम याद रखनी है। अगर ये थीम नहीं पूछी जाएगी तो विश्व जल दिवस 2022 की थीम पूछेगा। 23 मार्च को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ये सब हम लोग बेसिक चीज़ें जानते हैं। इसकी थीम क्या है? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। यानी जो ज़मीन के अंदर पानी है, ग्राउंड वाटर है, वो तो अभी इनविजिबल स्टेज में है, तो इसी वाटर को, ग्राउंड वाटर को विजिबल बनाया जाएगा, ठीक है। विजिबल बनाने से मतलब है कि ग्राउंड वाटर को हार्नेस किया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 थीम आपको याद रखनी है। विश्व जल दिवस की अलग थीम है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, और यहाँ पे विश्व जल सप्ताह 2022 की थीम अलग है, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। लगभग देखो मिलती जुलती है। तो इस बार जो फोकस किया गया है वो ग्राउंड वाटर को ही फोकस किया गया है। और यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 क्या पढ़ते हैं हम लोग? यहाँ पे क्लीन वाटर और सैनिटेशन तक एक्सेस। इतना क्लियर है। यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे फैक्ट छूट रहा है। ये जो आपको सीवी दिख रहा है, ये एक संस्था का नाम है जिसका नाम है स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान। ये विश्व जल सप्ताह को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, आयोजक है, ठीक। चलिए यहाँ पे धान का बोनापन यानी ड्वार्फिंग हो रही है धान में। ये ड्वार्फिंग जो हो रही है इसको रहस्यमय बीमारी बोला जा रहा, और इसने जो अटैक किया है वो पंजाब और हरियाणा की जो धान की फसल है, यहाँ पे ये समस्या देखी गई। तो अभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस राज्य में धान का बौनापन देखा गया, तो इस तरीके से आप लगा देना पंजाब और हरियाणा। पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला, सुपर इंपॉर्टेंट। कार्यात्मक मतलब, कार्यात्मक यानी फंक्शनल। ये फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट क्या होती है? कार्यात्मक रूप से साक्षर जिले का क्या मतलब है? साक्षर का मतलब हम लोग समझते हैं लिखना पढ़ना जानता हो, लिख भी लेता हो, पढ़ भी लेता हो, तो वो साक्षर होता है। एमपी का एक जिला है, मध्य प्रदेश का एक जिला है मंडला जिला, आदिवासी बाहुल्य जिला है। इस नाम को आपको मार्क कर लेना है, मंडला जिला। यहाँ पे आदिवासी बाहुल्यता होने के बाद भी 2011 की आप रिपोर्ट देखिए, 2011 में भी यहाँ पे लिटरेसी रेट अच्छी खासी थी, 68%। तो अब तो 2022 चल रहा है, तो 2022 में तो काफ़ी स्थिति सुधर गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए फंक्शनली का मतलब क्या होता है? सभी लोग अपना नाम लिखने, पढ़ने और गिनती करने में सक्षम हो। ये तो सिंपल मीनिंग होती है लिटरेसी की। उसको हम फंक्शनली कब बोलेंगे? जब हिंदी भाषा में या फिर कोई भी प्रमुख भाषा हो जो वहाँ पे बोली जाती हो, इसके अलावा अन्य भाषा में पढ़ने और लिखने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से मंडला जिला, आदिवासी बाहुल, मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए
खादी उत्सव, यहाँ पे भी काफ़ी फैक्ट है, हम लोगों को सीखना है। अभी न्यूज़ वगैरह में तो देखा ही होगा, प्रधानमंत्री मोदी साहब चरखा चलाते हुए दिखाई दिए हैं। वो चरखा चलाते हुए मोदी जी खादी उत्सव में ही बैठे हुए थे। इसको कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, मनाया गया? अहमदाबाद साबरमती तट पर। ठीक है, अहमदाबाद याद रखना है। यहाँ पे खादी उत्सव की शुरुआत की गई है, 27 अगस्त को शुरुआत की गई है। 2 दिन का फंक्शन होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि महिला से संबंधित है कि खादी उत्सव में कितनी महिला खादी कारीगरों ने एक ही समय पर चरखा चलाया। तो आपको ये 7,500 याद रखना है। और यहाँ पे क्या किया गया, 1920 के बाद इस्तेमाल किए गए 22 चरखों को प्रदर्शित किया गया। ठीक है, यहाँ पे आपको एक खादी का भी नाम याद रखना है, पाडरू खादी। दिख रहा है ना, मैं जूम कर दूँ। पाडरू खादी का उत्पादन भी किया गया। और अभी हाल ही में कहाँ पे स्मृति वन का उद्घाटन किया गया, भुज लगा देना। ठीक है, तो ये बातें आप लोग खादी उत्सव में याद रखें। चलें आगे। चलिए, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022, इसको वैसे हम लोग एक बार किए हैं अगर याद आ रहा हो। इसको लोकसभा में पेश किया गया है, इसलिए ये न्यूज में था। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक लिखा है ना, संशोधन भी लिखा है और विधेयक भी लिखा है। जो ओरिजिनल एक्ट है वो है प्रतिस्पर्धा अधिनियम कंपटीशन एक्ट 2002। ये आपको 2002 याद रखना है। ठीक है, ये एक्ट 2002 का है। इसी में अमेंडमेंट किया गया। क्या अमेंडमेंट किया गया ये देख लेते हैं, बस इतना ही एक फैक्ट जानना है। अगर कोई कंपनी 2000 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर रही है तो उसको पहले सीसीआई को सूचित करना होगा। सीसीआई से प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा। सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो ये अमाउंट आपको याद रखना है। ठीक है, 2000 करोड़। सीसीआई के बारे में देख लीजिए, 2009 में स्थापना की गई थी। स्थापना किस लिए की गई थी? इस एक्ट में जो भी प्रोविज़न होंगे, जो भी उपबंध होंगे, उन प्रोविज़न को लागू करने के लिए या फिर लागू कराने के लिए एक संस्था चाहिए, तो वो सीसीआई करती है। और एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वासी जुडिशियल बॉडी यानी अर्ध न्यायिक बॉडी। ये अर्ध न्यायिक बॉडी होती क्या है, ये नाम से ही समझ सकते हैं। अर्ध लिखा है और न्यायिक भी लिखा है, यानी ये पूर्ण रूप से न्यायिक नहीं है, पूर्ण रूप से जुडिशियल नहीं है। क्वासी जुडिशियल बॉडी उन बॉडीज़ को बोला जाता है जिनके सदस्य जुडिशियल ऑफिसर नहीं होते हैं, लेकिन काम वो जुडिशियल बॉडी की तरह करते हैं। समझ में आया? जैसे मैं एक जज का एग्जांपल दूं, हाई कोर्ट में बैठा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठा है, सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, तो ये जो जस्टिस लोग हैं, जज लोग हैं, ये जुडिशियल ऑफिसर होते हैं। ठीक है, न्यायिक अधिकारी होते हैं। तो ये जुडिशियल ऑफिसर भी हैं और एक काम भी न्यायिक वाला कर रहा है, काम भी जुडिशरी का कर रहा है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये क्वासी जुडिशियल बॉडी नहीं होती हैं। क्वासी जुडिशियल बॉडी कौन होंगी? जिनके सदस्य जुडिशियल ऑफिसर नहीं होंगे, लेकिन अब वो काम कर रहे होंगे कोर्ट की तरह, न्यायालय की तरह। तो ऐसा ही काम सीसीआई में होता है। जैसे हम डीएम का एग्जांपल लें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आपने कार्यालय जिलाधिकारी भी देखा होगा लिखा हुआ, और आपने सरकारी लेटरों पर न्यायालय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी लिखा हुआ देखा होगा। आप यहाँ से क्वासी जुडिशियल बॉडी को समझ सकते हैं। डीएम कोई जज नहीं है, जुडिशियल ऑफिसर नहीं है, लेकिन वो काम कोर्ट की तरह करता है। तो बहुत से जुडिशियल वर्क ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है, लेकिन हाँ, इनके द्वारा जो भी ऑर्डर दिए जाते हैं उनको आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बातें सीसीआई के बारे में थी। क्वासी जुडिशियल सीख लिया आपने, 2009 में स्थापना सीख ली, कंपटीशन एक्ट 2002 सीख लिया। और ये 1+6 मेंबर बॉडी होती है, एक चेयरमैन होते हैं और 6 मेंबर होते हैं। ठीक है, 7 लोग होते हैं टोटल। नेक्स्ट क्या है? एफ सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान। इसके बारे में क्या पढ़ना है पहले जान लेते हैं क्या। दुनिया का सबसे उन्नत मल्टी रोल फ्रंटलाइन नौसैनिक लड़ाकू विमान है। यह है कहाँ का? ये यूएसए बनाती है। यूएसए की कंपनी है बोइंग। ये चर्चा में क्यों था? चर्चा में इसलिए था क्योंकि अभी यूएसए ने एक प्रस्ताव दिया, एक प्रपोजल दिया कि आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत पर हमारा लड़ाकू विमान को तैनात कीजिए। तो ये तो बहुत जुगाड़ू वाला प्रपोजल दिया यूएसए ने। आईएनएस विक्रमादित्य पर अगर हॉर्नेट रहेगा तो फिर इनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, इसकी सेलिंग तो फिर आसमान को छुएगी। बगल में चाइना गुस्सा जाएगा, रसिया गुस्सा जाएगा। चलिए खैर, ये तो प्रपोजल था, अब बाकी देखते हैं क्या करती है इंडियन गवर्नमेंट। यहाँ पर देख लेते हैं आईएनएस विक्रांत के बारे में। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस समझते हैं ना, इंडियन नेवल शिप। भारत में बनाया गया सबसे बड़ा युद्धपोत है। इंडिजिनसली डेवलप किया गया है आईएनएस विक्रांत को, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। वैसे साइज में तो सबसे बड़ा आईएनएस विक्रमादित्य है, लेकिन वो स्वदेशी रूप से नहीं बनाया गया ना, उसको तो हम लोगों ने रसिया से लिया है। तो एक आईएनएस विक्रांत अभी हमारे पास है और दूसरा आईएनएस विक्रमादित्य हमारे पास है। तीसरा आईएनएस जल्दी ही आने वाला है, उसका नाम प्रस्तावित भी हो चुका है, आईएनएस विशाल। और ये भी स्वदेशी रूप से होगा। यानी आपने स्वदेशी रूप से कितने देख लिए? स्वदेशी रूप से आपने 2 देख लिए। आईएनएस विक्रांत को देखा और आईएनएस अगर विशाल आ जाता है तो ये 2 स्वदेशी रूप से हो जाएंगे आईएनएस हमारे पास, और आईएनएस विक्रमादित्य तो हमारे पास पहले से है। तो टोटल 3 आईएनएस हो जाएंगे इंडियन नेवी के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है?
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। संवैधानिक पीठ के बारे में तो पॉलिटी में कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। संवैधानिक पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की स्थापना एडहॉक बेसिस पर की जाती है। एडहॉक बेसिस का मतलब होता है कि जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तब इनको बनाया जाता है। लेकिन ये विशेष आवश्यकता कब पड़ेगी? कभी भी पड़ सकती है, साल में 2 बार भी पड़ सकती है, 3 बार भी पड़ सकती है। संविधान की व्याख्या का सवाल जहाँ पे होता है वहाँ पे फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है। और संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि संवैधानिक बेंच जो बनेगी इसमें जो जजों की संख्या होगी वो 5 से कम नहीं होगी, 5 होगी या फिर 5 से ज़्यादा होगी। इस फैक्ट को कई बार पॉलिटी में पूछा गया है, ठीक है, मार्क करके चलना इंपॉर्टेंट है। और ये सब बातें लिखी कहाँ पे हैं? आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 में, तो ये आर्टिकल भी याद रखें। तो ये तो पुरानी बात होगी। लेकिन अभी यू ललित साहब ने, जो हमारे 49वें CGI भी हैं, उदय उमेश ललित साहब ने प्रपोज किया है, एश्योर किया है कि वर्ष भर में कम से कम एक संवैधानिक पीठ जरूर कार्य करेगी। अब एक वर्ष में एक बार बनेगी ही बनेगी, ठीक है। चलिए, बाकी यहाँ पे आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 ये हम लोगों ने देख ही लिया है। संबंधित मामले में न्यूनतम संख्या 5 होगी, न्यूनतम 5 है तो या तो फिर 5 होगी या फिर 5 से ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए, शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य नेट जीरो। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का नाम है गेटिंग इंडिया टू नेट जीरो। ये रिपोर्ट कहती है कि अगर भारत को 2070 तक टारगेट क्या है, मोदी जी COP26 में ग्लासगो में पंचामृत बोल के आए थे ना, इन पंच अमृत में एक अमृत 2070 तक नेट जीरो का टारगेट था, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का टारगेट था। अब ये रिपोर्ट बता रही है कि अगर ये अचीव आप करना चाहते हैं 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन कम करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और वो इन्वेस्टमेंट कितना बताया है? $10.1 ट्रिलियन, इतने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 2050 तक ही टारगेट पूरा करना चाहते हैं तब आपको थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, $13.5 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन समझ रहे हैं ना, 100 बिलियन, बिलियन मतलब अरब। नेक्स्ट है चाइल्ड सेफ्टी टूल किट। चाइल्ड सेफ्टी टूल किट ये एक इनिशिएटिव का नाम है, एक पहल का नाम है जिसको गूगल ने स्टार्ट किया है। यहाँ पे गूगल याद रखना। राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट किया जाता है? मेजर ध्यानचंद साहब, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी बोलते हैं, हॉकी विजार्ड ऑफ इंडिया। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। 1928 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल, 1932 ओलंपिक गोल्ड मेडल, 1936 ओलंपिक गोल्ड मेडल, ठीक है। 3 बार गोल्ड मेडल जीता ध्यानचंद साहब ने। नेक्स्ट है यहाँ पे अटल ब्रिज, पैदल यात्री और साइकिलिस्ट के लिए उद्घाटन गुजरात में हुआ है। 300 मीटर का ये ब्रिज है, खादी उत्सव में उद्घाटन किया गया, जो आपने अभी खादी उत्सव के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो अटल ब्रिज याद रखना, गुजरात। उत्तर प्रदेश ये ऑप्शन में रहेगा तो लगेगा उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट टॉपिक है लिंथोई चनम्बम। ये कौन है? ये 15 साल की लड़की हैं, जूडो की खिलाड़ी हैं, बहुत बेहतरीन काम करके आई हैं, जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड विनर हैं। ये मणिपुर से हैं। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, फील्ड इंपॉर्टेंट है, जगह इंपॉर्टेंट है। पंजाब हो या फिर हरियाणा हो या फिर मणिपुर हो, यहाँ से भारत को खिलाड़ी बहुत मिले हैं, ठीक है भैया। तो ये आज के करंट अफेयर्स हो गए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।